1000 से भी ज्यादा मर्डर्स। बस इन 2 इंसिडेंट्स में जापानीज ने मिनटों में 1000 से भी ज्यादा जानें ले ली। ये इतना इनह्यूमेन था कि हिस्ट्री में कभी ना हुआ था ना सोचा गया था। I have just landed in चंडीगढ़ और यहाँ से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग म्यूजियम जाने वाली हूँ। ये म्यूजियम एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। डॉक्टर दीवान सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और पंजाबी लिटरेरी सोसाइटी के एक एक्टिव मेंबर। जब इनकी एक डॉक्टर की तरह अंडमान में पोस्टिंग हुई तो जल्द ही ये वहाँ के सबसे पॉपुलर सोशल वर्कर बन गए। लेकिन उनकी फ्री स्पिरिट जापानीज को बिल्कुल नहीं भाई। जापानीज कॉलोनाइजर्स ने उन पर सस्पिशन के फेक चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। जेल में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग था। बिना किसी रहम के पीटना, बॉडी पार्ट्स को जलाना, नाखूनों के अंदर नीडल घुसाना, इलेक्ट्रिक शॉक्स, ये सब उन्होंने जेल में सहन किया। लेकिन उनका स्पिरिट फिर भी क्रश नहीं हुआ। He never accepted the false charges the Japanese put upon him. 83 days उन्होंने जेल में बिताए। 83 long and torturous days. And finally, his body gave up. मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 1944 को हमने इंडिया के एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर को खोया, just because of the ego of the Japanese colonizers. लेकिन बस ये ही ऐसी जान नहीं थी जो जापानीज रूल के दौरान गंवाई गई। सबसे पहले तो मुझे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखानी है। ये हैं बंकर्स, कोई नॉर्मल बंकर्स नहीं, जापानीज बंकर्स, जो कि आज भी अंडमान के ईस्टर्न कोस्ट में प्रेजेंट है। इन्हीं स्ट्रक्चर्स में जापानीज कॉलोनाइजर्स अपने वेपन्स रखते थे सी अटैक्स से बचने के लिए। ये बंकर्स एक सैड रिमाइंडर हैं उन 3 लंबे और ट्रॉमेटाइजिंग सालों के जिनमें जापानीज कॉलोनाइजर्स ने पूरे अंडमान पर हिस्ट्री के सबसे खतरनाक वॉर क्राइम्स कमिट किए। कहानी शुरू होती है 1941 में। अंडमान ब्रिटिशर्स के राज में था। जापान में एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ था जिसके 2 गोल्स थे, एशिया को वेस्टर्न कॉलोनाइजर्स से फ्री करना और जापान की एशिया में पावर बढ़ाना। इन गोल्स को पूरा करने के लिए जापान ने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मैन्युफैक्चर करने शुरू किए और एशिया के कई इलाकों में जासूसों को भेजना शुरू किया। उनमें से एक जगह थी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ये जासूस यूजुअली फिशरमैन बनकर आइलैंड में एंट्री लेते, फिर सारी स्ट्रेटेजिक एरियाज और लोगों की इंफॉर्मेशन जापानीज अथॉरिटीज को भेजते। इन स्पाइस के नेचुरल बिहेवियर की वजह से आइलैंड के लोगों और ब्रिटिश अथॉरिटीज को उन पर कभी शक ही नहीं हुआ। बस ऐसे ही फुल इंफॉर्मेशन के साथ जापान अटैक के लिए तैयार हो गया। इसका परफेक्ट समय आया पर्ल हार्बर के हमले के दौरान। इस हमले ने साबित कर दिया था कि जापान की समंदर में पकड़ बहुत गहरी हो चुकी थी और इस वजह से ब्रिटिश कांप उठे। उन्हें लग रहा था कि अगला हमला अंडमान में होगा, तो बस डर के मारे उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वहां से निकल लिए। और बस 9 दिन बाद एंट्री हुई जापानियों की 4 ग्रुप्स में 4 डिफरेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर। आते ही उन्होंने जितने भी बचे हुए ब्रिटिशर्स थे उन्हें इम्प्रिजन कर लिया और पुलिस फोर्स को डिसआर्म कर दिया। 45,000 जापानीज ऑफिसर्स ने आसानी से आइलैंड पर कब्जा कर लिया और ये करने में उन्हें 12 घंटों से भी कम समय लगा। और फिर शुरू हुआ द डेडली जापानीज रूल। स्टार्टिंग से ही जापानियों ने अपनी सुपीरियरिटी जमाना चालू कर दिया था। आइलैंडर्स को जापानीज सोल्जर्स के सामने सल्यूट करने, सर झुकाने और आंख नीची करने के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे। जापानीज ऑफिसर्स रैंडमली घरों को रेड करते और जो पसंद आता उठा ले जाते। आते ही आइलैंड्स की जापानाइजेशन शुरू हो गई। जापानीज लैंग्वेज और कल्चर को अग्रेसिवली प्रमोट किया गया। स्कूल्स में जापानीज लैंग्वेज सिखाई जाती और जापानीज गाने गवाए जाते। जापानीज नेशनल स्पोर्ट्स जैसे सूमो खिलाया जाता। आइलैंड्स में जापानीज हॉलीडेज इंट्रोड्यूस की गई। ये 4 एयर स्ट्रिप्स हैं जो आज अंडमान निकोबार में एग्जिस्ट करती हैं। उनमें से 2 जापानीज रूल के दौरान बनाई गई थी, बस 3 महीनों के अंदर। इसी दौरान 60 किलोमीटर रोड और बहुत सारे बंकर्स और ट्रेंचेस भी बनाए गए थे। द शेप ऑफ द आइलैंड कंप्लीटली चेंज ड्यूरिंग द जापानीज स्टे और ये सब पॉसिबल हुआ फोर्स्ड लेबर जैसी एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस की वजह से। जापानीज आइलैंडर्स को फोर्सफुली घर से निकालते थे टू वर्क ऑन दीज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। People were also forced to load and unload all the food and ammunition that used to come via ships without any regard to the age and physical strength of the islander. और अगर उनकी स्पीड थोड़ी सी भी कम होती तो उन्हें बिना रहम के पीटा जाता।
डिस्पाइट वर्किंग रियली हार्ड, लेबरर्स को बैम्बू से बने कच्चे घरों में रहना पड़ता था। इनकी रूफ्स बारिश के समय में आसानी से धंस जाती, कई बार उन्हें कच्चा खाना खाना पड़ता। मेनी विक्टिम्स ऑफ सच फोर्स्ड लेबर डाइड ड्यू टू टॉर्चर, मैलन्यूट्रिशन एंड डिजीज। जापानीज को लग रहा था कि नेटिव्स ही ब्रिटिशर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। जिस इंसान पर भी उन्हें शक होता उसके हाथ बांधकर पूरे बाजार में जहील करके घुमाया जाता, फिर बिना किसी सबूत उसे अरेस्ट किया जाता और अंडमान जेल के छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता। चंडीगढ़ म्यूजियम में ये एक रूम है। ये सेलुलर जेल के एक रूम का रेप्लिका है। जेल का हर सेल बस इतना ही छोटा हुआ करता था, जिस 14 by 7 feet विद आयरन बार्स एंड नो सोर्स ऑफ सनलाइट। इन छोटे से सेल्स में प्रिजनर्स ने बहुत सारे टॉर्चर्स झेले हैं। टॉर्चर का सबसे सिंपल बट एक्सट्रीमली पेनफुल मेथड था बीटिंग। प्रिजनर्स के हाथों को बांधा जाता और मोटी लकड़ी से उसे मारा जाता तब तक जब तक उसकी स्किन नहीं अलग हो जाती। कई प्रिजनर्स को वाटर ट्रीटमेंट दी गई। इसमें प्रिजनर्स को वुडन कॉर्ड से बांधा जाता और उसके चेहरे पर ढेर सारा पानी डाला जाता, इतना कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था। इस ट्रीटमेंट के बाद कई प्रिजनर्स को निमोनिया हो जाता, कई कोमा में चले जाते और ऐसे ही उनकी डेथ हो जाती। इससे भी डेंजरस थे इलेक्ट्रिक शॉक्स। प्रिजनर्स को नंगा करके दीवार से बांधा जाता, 250 वोल्ट की तपती वायर्स उनकी बॉडी में लगाई जाती थी। इसका इफेक्ट होता था इंस्टेंट लॉस ऑफ ऑल मेंटल फैसिलिटीज। यहाँ तक कि फीमेल प्रिजनर्स को भी नहीं बख्शा गया। उनको नंगा करा के सीलिंग से लटकाया जाता, पुराने पेपर्स को आग लगाकर उनके पैरों के बीच डाला जाता। थाइज, एब्डोमेन, चेस्ट, सब जगह गहरे घाव हो जाते। इन सारी ट्रीटमेंट से हुए जख्मों के लिए कोई दवाई नहीं दी जाती थी। कई बार तो इन पर नमक या मिर्च भी डाली जाती। उठना, बैठना, सोना सब इतना पेनफुल हो जाता था कि पूरे जेल में प्रिजनर्स की दर्द भरी चीखें गूंजती थी। 41 प्रिजनर्स ऐसे भी थे who were hanged to death and some were shot in cold blood। इस सब के बीच अंडमान की इकोनॉमी भी डूबती जा रही थी। जापानीज करेंसी की वैल्यू स्टार्टेड डिक्रीजिंग। इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तब जब लोगों की इनकम वैसे ही बहुत कम थी। फूड सप्लाईज की इतनी शॉर्टेज थी कि लोगों को उबले हुई लीव्स और रूट्स में सर्वाइव करना पड़ रहा था। और यहाँ जापानियों ने एक प्लान बनाया, सबसे हॉरिफाइंग और सिनिस्टर प्लान। एक नहीं, मल्टीपल हत्याकांड। उन्होंने 700 लैंडलेस लेबरर्स को कलेक्ट किया और उन्हें होप दी कि वो उन्हें नया लैंड ढूंढने लेके जाएंगे फॉर कल्टीवेशन। रात के अंधेरे में उन्हें 3 शिप्स में बैठाया। खुशी खुशी से जाती हुई शिप सेल्ड स्मूथली फॉर 25 किलोमीटर्स और सडनली केम टू अ हॉल्ट। अंधेरे में ऑफिसर्स ने अपनी तलवार निकाली और लोगों को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए टू जंप इनटू द फ्रीजिंग कोल्ड वाटर। लोग रोए, बेग किया, बट दे हैड नो ऑप्शन। उनके पास कोई चारा नहीं था बट टू जंप। शिप्स ने लोगों के अराउंड 3-4 चक्कर लगाए, ये इंश्योर करने के लिए कि कोई बच ना पाए। भीषण बारिश में लहरों के बीच सारी बॉडीज बह गई। दिस साइट मस्ट हैव बीन एक्सट्रीमली ट्रॉमेटाइजिंग। 700 में से बस 100 लोग बचे जो शोर तक पहुंच पाए। वहां पहुंचकर भी मोस्ट ऑफ देम डाइड ड्यू टू स्टारवेशन। इस इंसिडेंट का ट्रॉमा खत्म भी नहीं हुआ था जब बस 1 हफ्ते बाद एक और ग्रुप को कलेक्ट किया गया। उनको पता होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस बार कोई फेक पर्पस या स्टोरी भी नहीं बनाई गई थी। 2 दिन तक उनको एक छोटे से हट में ठूस कर रखा गया। तीसरे दिन 500 लोगों को एक ट्रक में बैठाकर एक घाट ले जाया गया। एक लाइन में खड़ा किया गया और मशीन गन्स चलाई गई। 500 में से एक भी इंसान नहीं था जो बच पाया। 1000 से भी ज्यादा मर्डर्स। बस इन 2 इंसिडेंट्स में जापानीज ने मिनटों में 1000 से भी ज्यादा जानें ले ली। ये इतना इनह्यूमेन था कि हिस्ट्री में कभी ना हुआ था, ना सोचा गया था। लेकिन जापानीज यहाँ रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, पर इस बीच उनको एक टेलीग्राफिक मैसेज मिला। 6th August Hiroshima bombing, 9th August Nagasaki bombing, and finally 14th August the Japanese surrendered. The World War II was over. 7th October 1945 को अंडमान और निकोबार आइलैंड्स फॉर्मली वापस ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गए। इस सब के बाद दिस इज व्हाट हैपेंड टू द जापानीज ऑफिशियल्स। उन्हें सिंगापुर भेजा गया फॉर ट्रायल्स एज वॉर क्रिमिनल्स। उन पर 27 केसेस लगे थे जो 3 महीनों तक चले। द एंड वर्डिक्ट कंसिस्टेड ऑफ 17 डेथ सेंटेंसेस और बाकी सब के लिए 7 से 25 साल का इम्प्रिजनमेंट।
अंडमान का एग्जाम्पल हमें बताता है कि वर्ल्ड वॉर्स लड़ी तो बड़े देशों के बीच जाती है, बट इनका सबसे गहरा इम्पैक्ट लोकल कम्युनिटीज पर पड़ता है। हेलो ह्यूमंस, क्या आपको इस स्टोरी के बारे में पता था? मुझे इस वीडियो का आइडिया एक रेडिट कमेंट से आया, फिर मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, रिसर्च की और फील्ड विजिट्स किए। आगे चलकर भी हमारा प्लान कुछ ऐसा ही है। बियॉन्ड बॉर्डर्स करके एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है जिसमें बहुत सारी फन और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं ऑन जियोपॉलिटिक्स। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन से ऐसे जियोपॉलिटिकल आइडियाज हैं जिन पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमें अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।